बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए ये बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ढेर सारे प्रश्न रिपीट भी होंगे। बिहार डीएलएड में प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए सेशन इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको 12 से 13 बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए सब लोग प्रश्न पढ़िएगा। पूछा जा रहा है प्रश्न में कि एक पारा यानी कि मरकरी भी पारा को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक पारा बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो क्या होगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और एक और प्रश्न बैरोमीटर से संबंधित पूछा जाता है कि जब बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आता है तो यह किसका संकेत होता है। तो अचानक गिरावट जो है यह भयंकर तूफान का संकेत होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न पर। पूछा गया है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घट जाती है इससे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा यदि मरकरी ट्यूब को उठा लिया जाए तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। और देखिए, इसको आप एक टेस्ट के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की परीक्षा दे रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये प्रिज्म का। आपने पढ़ा भी होगा कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। अब देखिए, ये प्रश्न आपको बार बार मिल रहा होगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार सभी शिफ्ट में जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए प्रश्न आपको मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका की बात करते हैं। तो कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अच्छा, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। आपसे पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। क्लियर। और कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। तो देखिए, जब कोशिका यानी कि सेल का बाह्य विलयन हाइपरटोनिक विलयन होता है तब जल जो है कोशिका की झिल्ली में पहुंचता है और कोशिका के आयतन को बढ़ा देता है। तो कैसा ये आपका विलयन होगा? हाइपोटोनिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ढेर सारे मैंने आपको बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है सर्च कर लीजिए, आपको बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सक्सेस केंद्रा आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न रिपीट भी होते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक, और एक आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो देखिए आपने यूकैरियोटिक भी पढ़ा है और प्रोकैरियोटिक भी पढ़ा है। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके विपरीत प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीनोम जो है, जीनोम में बिना हिस्टोन प्रोटीन का डीएनए मौजूद होता है। तो बिना हिस्टोन प्रोटीन के डीएनए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हिस्टोन के बिना डीएनए, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है अफ्रीका को। मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ और आधुनिक मानव स्पीसीज होमोसेपियंस के सर्वप्रथम जो है प्राचीनतम सदस्यों को यहीं पर खोजा गया था। तो यहाँ पर अफ्रीका, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वर्गीकरण, ठीक है ना। तो देखिए वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला जो पहला व्यक्ति थे ये आपके अरस्तु थे, यूनानी वैज्ञानिक अरस्तु थे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए अरस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है आर.एच. व्हिटेकर ने, ध्यान रखिएगा। और कैरोलस लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए तो पहला व्यक्ति अरस्तु हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। इसका जो अल्पतमांक है वो क्या होगा? यानी कि इसका जो आपका लिस्ट काउंट है, एलसी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है लिस्ट काउंट, वो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रेंज क्या है? 0 से 2 एम्पियर के बीच। तो यहाँ पर आपको अगर रेंज की बात करते हैं तो 2 एम्पियर माइनस 0 एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा निकल के, ठीक है। अच्छा विभाजन की संख्या भी यहाँ पर दिया गया, विभाग कितना है? 20 है। विभाग कितना है? तो 20 है। तो एलसी यानी कि लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कितना हो जाएगा? तो 2 बटा, यहाँ पर देखिए 2 बटा जो विभाग दिया गया है 20 हो जाएगा, यानी कि 1/10, ये 1/10 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 एम्पियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आप याद रख लीजिए कि कैसे हम लोग एलसी लिस्ट काउंट, हिंदी में इसको अल्पतमांक बोलते हैं, ये कैसे निकाला जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में इसमें से कौन कौन सा शामिल है? तो देखिए इसमें फसल चक्र, मिश्रित कृषि तथा कार्बनिक चक्र, ये जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल हैं। तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक फार्मिंग जो है जैविक कृषि, इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक कृषि प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र कौन सा है, मतलब इसमें से सही रासायनिक सूत्र कौन सा लिखा गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर MgCl2 लिखा गया है, MgCl2, ठीक है ना। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बिल्कुल सही रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, क्लियर ना। चलिए ये आपका यहाँ पर देखिए CaCl2 होता है, CaCl2, यहाँ पर अगर 2 लगा देंगे CaCl2 तो ये जाकर के करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। NaSO4 लिखा गया है तो इसको Na2SO4 अगर हम लिख देते हैं तब जाकर के ये सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए CaOH थोड़ी होता है, CaOH का होल 2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से देखिए कौन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण कौन सा है बताइए? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड जो चींटियों के दंश में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड और एसेटिक एसिड, यहाँ पर देख सकते हैं एसेटिक एसिड जो सिरका में पाया जाता है, यह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। जबकि यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल देख रहे हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का मुख्य स्रोत टमाटर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड जो है ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक पूछा गया तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और डाई कार्बोक्सिलिक पूछता तब ऑक्जेलिक एसिड होता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? ये प्रश्न देखिए फिर से पूछा गया है।
तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली बताइए। तो देखिए जो कोशिका की रिक्तिकाएं होती हैं जिनको कि वैक्यूल्स बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको VACOULES बोला जाता है, इनको वैक्यूल्स बोला जाता है। कोशिका की रिक्तिकाएं चारों ओर से एक झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। यहाँ पर देखिए टोनोप्लास्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है, बिहार DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। देखिए इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए विषय सूची में आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2025 में पेपर हुआ है, 2024 का भी इसमें, 2023 का भी, 22 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय है पूरा यहाँ पर डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सभी विषय के। हिंदी का देख लीजिए, उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो और यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और ख़ास बात क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए चक्षु के स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार DLED का ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को इसके साथ और भी मजबूत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखिए V है और यहाँ पर पावर दिया गया है। तो आपने पावर वोल्टेज और मतलब P पावर वोल्टेज और यहाँ पर धारा I पूछा जा रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, P इक्वल टू होता है VI, होता है ना P इक्वल टू VI। P पावर है, V वोल्टेज है, I धारा है। ठीक है, अब आपसे धारा पूछा जाए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा P/V। P कितना है, 100 वाट है, ठीक है ना, और V कितना है, 250 है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 से 25, मतलब 5 टाइम में 25 कट जाएगा। अब ये हो गया 2/5। तो ये 2/5 को फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 0.4, और धारा का यूनिट एम्पियर होता है। तो 0.4 एम्पियर देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। चलिए उसके बाद देखिए सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। सल्फ्यूरिक का तो H2SO4 होता है, यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल पूछा गया है तो H2SO3 होता है। H2SO3 यहाँ पर दिया गया H2SO3, और इसका उपयोग उर्वरक में, जो आपके रंग, दवाओं, विस्फोटक, डिटर्जेंट, इन सब में इसका उपयोग जो है किया जाता है। चलिए पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा पूछा जा रहा है कि कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है बताइए, लगभग 21% है, लगभग 21%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का 78% होता है, ये चीज़ आप जानते भी हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, इनमें से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, कौन सा रूट जो है, जड़ जो है ये श्वसन जड़ है। तो यहाँ पर देखिएगा न्यूमेटोफोरस जड़ें, यहाँ पर देखिए ये है न्यूमेटोफोरस जड़ें, न्यूमेटोफोरस रूट, ये श्वसन जड़ है जो भूमिगत जड़ों का एक टाइप होता है। और ये जड़ें दलहन क्षेत्र, दलदल क्षेत्र, जो आपके जो दलदली क्षेत्र होते हैं इनके ऊपर की ओर निकलती है, और यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करती है। तो न्यूमेटोफोरस हो जाएगा, यहाँ पर याद रख लीजिए इसको। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कि R त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होगा। R त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र पर अगर गुरुत्वीय त्वरण G की बात करते हैं तो ये 0 हो जाएगा ना। तो जब G इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वस्तु का भार यहाँ पर W इक्वल टू mg होता है।
तो जब जी जीरो हो गया तो निश्चित रूप से सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है। बताइए, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन आपको याद भी होगा, पेड़ की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। ये 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली में, अब ये झारखंड में उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो वृक्ष को बचाना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा हो जाएगा, बताइए। इनमें से अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सक्रिय जो होता है, देखिए संपूर्ण धातु समूह की बात करते हैं तो मैंने बताया हुआ था कि जो सीजियम होता है, सीजियम ये होता है सबसे ज़्यादा सक्रिय, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो फ्रांसियम आ जाएगा, जो इस तरह से डिनोट किया जाता है। फ्रांसियम के बाद रुबिडियम आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए रुबिडियम है। रुबिडियम के बाद पोटेशियम आ जाएगा, पोटेशियम के बाद तब सोडियम आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा है सीजियम का, फ्रांसियम का, फिर रुबिडियम का, फिर आपका पोटेशियम का। तो यहाँ पर आपका रुबिडियम हो जाएगा। चलिए अब आ गया सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन। 20 प्रश्न साइंस के और 20 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के पूछे जाते हैं। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक है। और ये सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग दिया गया है, आप सूती वस्त्र उद्योग भी ध्यान रखिएगा। और इंग्लैंड में ही क्यों हुआ था, तो क्योंकि वहाँ पर उपनिवेशों के कारण कच्चे माल की उपलब्धता थी। और औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का जो प्रतिद्वंदी था वो जर्मनी था, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड में ही ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। ये भी प्रश्न पूछा भी गया है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। पेय फसल में बताइए। तो यहाँ पर पेय फसल की बात हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका चीन के बाद भारत जो है चाय के उत्पादन और निर्यातक दोनों में अग्रणी है। तो यहाँ पर चाय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चूँकि यहाँ पर पेय फसल लगाया गया है, यहाँ पर दाल भी दिया गया है। अगर पेय फसल नहीं लगाता तो दाल का उत्पादन भारत ज़्यादा करता है। चलिए उसके बाद भारत की वित्तीय राजधानी पूछा गया है, तो आपको याद भी होगा वित्तीय राजधानी मुंबई है, ठीक है ना। मुंबई है वित्तीय राजधानी, क्योंकि यहाँ देश की बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर है। जैसे कि आपको याद भी होगा कि प्रश्न बनता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो मुंबई में है, ठीक है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जो जनजाति है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये आपकी भील सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना मैं बता रहा हूँ उसके आधारित, ठीक है। उसके बाद देखिए, भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। देखिए ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तो ये घटना 1984 की है, 1984 की, ठीक है ना। और ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी, तो यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था, तो मैंने बताया था आपको, समुद्र के मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था। अच्छा, वास्को डिगामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था कब, तो 1498 में। ये आपका कालीकट पहुंचा था 1498 में वास्को डिगामा, और वहाँ का राजा था जमोरिन, जिसने इसका स्वागत किया था, जमोरिन ने स्वागत किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिउसेप मेज़नी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली, ठीक है ना, नामक जो समाज है इसकी स्थापना कब किया था। यंग इटली या यंग यूरोप कहिए, तो ये कब किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था 1831 में। 1831 में बर्न में, ठीक है ना, बर्न में किया था, याद रखिएगा 1831 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ। वीवीआई क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो फ्रेंड्स ये आपका कब से, 1972 में, ठीक है ना। 1972 में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में,
दोनों याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है? तो फ्रेंड्स लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बिहार की राजधानी पटना में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो विविधता में एकता बिल्कुल लोकतंत्र को ये मजबूत करता है। सर्वधर्म समभाव ये भी जो है आपको लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, विविधताओं का राजनीतिक पर प्रभाव, कौन सा इसमें से हो जाएगा? ठीक है ना, बताइए तो थोड़ा सा। तो देखिए विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। ठीक है ना, बाकी ये सब मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई? मुद्रण प्रिंटिंग की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो चीन, जापान और कोरिया, इन्हीं 3 देशों में आई। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चीन, जापान और कोरिया। उसके बाद देखिए विविध खेती क्या है? विविध खेती क्या है? तो विविध खेती जो है ना एक प्रकार की ये बहु प्रकार की खेती होती है। खेती का एक टाइप है ये, जैसे मैंने आपको बताया है। और खेतों में 5 प्रकार जो है, खेती के 5 प्रकार हैं। एक विशिष्ट है, मिश्रित है, शुष्क है, बहुप्रकाशीय है और रैंचिंग खेती है। तो ये आपका खेती का एक प्रकार है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो पहला जल विद्युत संयंत्र जो है ये 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो आपने अनुच्छेद 342 पढ़ा होगा। ठीक है ना। 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। अच्छा, भाखड़ा नांगल परियोजना पूछा गया है कि किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल है सतलुज नदी पर। ठीक है ना। अच्छा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। ठीक है। चलिए अब देखिए मापनी क्या है? ये प्रश्न आपने पहले भी पढ़ा है ना, पहले भी मैंने आपको कराया है। बताइए मापनी क्या है? तो मापनी जो है मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य का अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मापनी जो है ये अनुपात है, जैसे मैंने बताया आपको कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को मानचित्र की मापनी कहा जाता है। तो यह अनुपात हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए तो बिहार में राज्यपाल जो है विधान परिषद के कितने सदस्यों को? विधान परिषद की सीट कितना है बिहार में? 75 है। ठीक है ना, 75 है। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो है मनोनीत करता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता या फिर सामाजिक सेवा के संदर्भ में विशेष ज्ञान हो। ठीक है ना। तो 1/6 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप बताइए कि बिहार विधानसभा, ठीक है ना, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने विधान परिषद बताया 75, आप लोग विधानसभा बताइए। चलिए उसके बाद देखिए लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बताइए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है यहाँ पर? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही रहेगी कि लोकतंत्र को सशक्त मजबूत कैसे बनाया जाए। चलिए उसके बाद देखिए पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है किस अनुच्छेद में? तो देखिए अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। और 1993 में संविधान के 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसको संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से लेकर के 8 तक में रखा गया है। ठीक है। 11वीं अनुसूची में आपको याद भी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होते हैं? तो खनिज जो होते हैं ये आपके किस चट्टान में? तो तलछटी चट्टान में। किस में? तलछटी चट्टान में। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अपना स्कोर आप लोग बताइएगा इन 40 प्रश्नों में, और सेशन को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए।